तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, सबको वो परास्त करते ही रहे। एक राजा पृथु नाम के भी एक थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी को हरा दिया था। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को जलाया। 500 साल तक हमारे देश के लोकल राजाज ने अरबों को पछाड़ते रहे, वो उनको धकेलते रहे। सिंध को छोड़ के वो पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए। तो वो शौर्य गाथाएं जो हैं वो हमें कभी बताया नहीं जाता। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस जगह से मैं कूदी हूँ उसका नाम तलकाड़ है। तलकाड़ पूरी तरह से आज से रेत और बालू से ढक जाए। 3 लाइन का कर्ज है कन्नड़ा में। तलकाडु मरलागी मालिंगी मड़ुआगी मैसूरू महाराजरिगे मक्कड़ागदिरली। तो रानी नाइकी देवी गुजरात की, रानी अब्बक्का उल्लाल की, मार्तांडवर्मा केरल के, लचित बरफुकान आसाम के अहोम राजवंश के सेनापति, बंदा सिंह बहादुर। भारत का इतिहास अगर हम बोलें तो देश के हर कोने की कहानियाँ, हर कोने से जो हीरोज़ और हीरोइंस आते हैं। हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड बहुत खास है। वैसे तो हमारे सारे एपिसोड्स बहुत खास होते हैं, लेकिन आज इसलिए मैं खास बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक आपने हमारे जितने भी एपिसोड सुने हैं, देखे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, योगा, ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड रहे हैं। लेकिन आज का एपिसोड हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर पर डिपेंड है, पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और हिस्ट्री एंड कल्चर पे मुझे लगता है जो गेस्ट हमारे साथ है उनसे बेटर तो कोई हो नहीं सकता। हेलो डॉक्टर विक्रम संपत जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। पहले तो मैं थोड़ा सा फास्ट आपसे पूछना चाहूंगी, मेरी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं और इंजीनियरिंग के लोग हिस्ट्री में एकदम से इंटरेस्ट ले आए। थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है सुनने में भी। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको क्या हादसा हुआ जो आप हिस्ट्री की तरफ मुड़ गए? नहीं, ये अचानक की बात नहीं थी तमन्ना जी। ये एक्चुअली मेरे बचपन से मैं 12-13 साल का लड़का था तब एक्चुअली सच बोलूं तो उस वक्त मुझे क्लास में इतिहास, हिस्ट्री क्लास सबसे बोरिंग लगता था। और जितना पनिशमेंट मुझे स्कूल में मिला है वो हिस्ट्री क्लास में ही मिला था कि हर क्लास में नील डाउन आउटसाइड में बाहरी पकड़ा जाता क्योंकि कौन किस शताब्दी में उसका राज हुआ, कौन किसके बाद कौन आया, डेट्स और कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, ये सब मेरे जहन में आता ही नहीं था। और लगता भी नहीं था कि इसको जानने से क्या फायदा है। फायदा क्या है? पर उस वक्त ऐसे एक लड़के को जिसको इतिहास क्लास में पढ़ना इतना नीरस लगता था, तब आपको शायद याद होगा दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो संजय खान द्वारा निर्मित था और वो खुद टीपू बने थे उसमें। तो टीपू सुल्तान और उनके जो पिताजी हैदर अली थे वो यूजर्पर्स थे। जो पहले जो वंश था वहाँ, हिंदू राजवंश, वाडियार परिवार जो मैसूर में राज करता था, और ये उनके हैदर उनके सुपुर्द काम करते थे उनके अंडर। तो उन्होंने यूजर्प कर लिया, उनसे अपना तख्त छीन के वो राजा बन गए थे। तो 40 साल बेटा और पिता ने रूल किया, शासन किया मैसूर पे। तो उनका महिमा मंडन करने के लिए, टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाने के लिए, जो मैसूर का राज परिवार था, राजा और रानी, उनको बहुत ही गंदे तरीके से उस सीरियल में दिखाया गया था। आपको याद होगा महाराजा को एक बड़े मोटे इंसान, वो बफून की तरह वो राज नर्तकी के साथ खुद डांस कर रहे हैं। और महारानी जो एकता कपूर के वैम्प्स आती हैं उस तरह हर बार कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच रही है। तो ऐसा उनको पोर्ट्रे किया गया। तो उस पे मैं जिस राज्य से आता हूँ, कर्नाटक, तो वहाँ आज भी इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी मैसूर राजवंश को बहुत ही एक रेस्पेक्ट के निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। आज अगर कर्नाटक एक सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एक प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, तो उसकी नींव जो है वो वाडियार परिवार ने डाला था। तो उनको इस तरह से दिखाने से बहुत लोग आक्रोशित हो गए और प्रोटेस्ट होने लगे। तो एक ऐसा लड़का जिसको इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, ये सब देख के मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ। मेरा ना तो
फादर साइड या मदर साइड मैसूर से कोई वास्ता नहीं था। फिर भी और एक और चीज़ थी कि उस समय स्टूडियो जहाँ पे ये शूटिंग हो रही थी उसमें आग लग गई थी और संजय खान का चेहरा भी जल गया था वगैरह। तो लोकल कन्नड़ा न्यूज़पेपर्स में ये आने लगा कि ये वडियार का श्राप है। तो आपने उनको इस तरह से दिखाया तो उनके श्राप से आपका चेहरा जल गया। तो ये सारी चीज़ों को मैं पता नहीं कैसे ऑब्जर्व कर रहा था और मुझ में एक जिज्ञासा बढ़ी कि इस राजा और रानी के बारे में मुझे जानना है। और वो सिर्फ जो बोलते हैं स्वांत सुखाया, अपने सुख के लिए। और मेरे पूरे परिवार ने, मेरे बेचारे माता जी, पिताजी और मेरी नानी, सब लोग हर वेकेशन में हम मैसूर जाते थे। वहाँ के राज परिवार के लोग हों या जो इतिहासकार हों, ओल्ड टाइमर्स हों, पैलेस आर्काइविस्ट, उन सब से बातचीत करके बस इंफॉर्मेशन संग्रह करना और उसको एक लॉग बुक अपना बना के रखना, बस। ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि ये किताब बनेगी किसी दिन या मैं इतिहासकार बनूंगा। तो ऐसे जो जुनून था मैसूर के लिए वो 10 साल तक चला। मेरे बोर्ड एग्जाम लिखते वक्त, इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मैसूर, हर वेकेशन में मैसूर जाओ, इसको इकट्ठा करो। फिर मुझे एक बहुत ही दुखद जो डिस्कवरी मुझे हुआ कि ये लोग, वाडियार परिवार, जो 600 साल तक उन्होंने राज किया, जस्ट वो 40 साल का अंतरकाल अगर आप छोड़ दें तो 1399 से 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब तक उन्होंने राज किया। पर इंडिपेंडेंस के बाद इनका समग्र इतिहास किसी ने नहीं लिखा था। पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इन सबको किसी ने छुआ ही नहीं था, किसी ने नहीं लिखा था कि ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि वो एक और हमारे इतिहास लेखन का एक लिमिटेशन कह सकता हूँ, या तो अनजाने में या जानबूझ के ये बहुत ही दिल्ली केंद्रित इतिहास हो जाता है। भारत के कई भाग इसमें शामिल ही नहीं होते। दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रांत हो या पूर्वोत्तर हो, इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ दिल्ली में छोटे छोटे राज्य और राजाओं का भी पूरा हमें कंटेस्ट है। इसके बाद कौन आया, खिलजी, ये तुगलक, लोधी, इन सब का जीनियोलॉजी हमें पता है। मैं भी यही जानती हूँ। सब ऐसे ही हैं जो सेंट्रल बोर्ड वगैरह से पढ़ते हैं। तो तब मैंने 10 साल इस सब चीज़ों को संग्रह करने के बाद मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि आप लिखते अच्छा हैं, तो आप इसको एक किताब के तौर पे लिखिए। तो इसी तरह 17 साल पहले 2008 में मेरी सबसे पहली किताब आई, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वोडियार्स। तो वो अनटोल्ड था क्योंकि किसी ने इसको टेल नहीं किया, बताया नहीं था हमको। तो मैं सोचा उस टाइम कि एक किताब लिखा है। उसके बाद मैं उस समय एक कॉर्पोरेट जॉब करता था, बहुत ही नीरस, रोज़ यही भगवान से प्रार्थना कि क्यों मैं इसमें फंसा हूँ, क्या मैं एक दिन किसी अमेरिकी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते करते मर जाऊंगा और किसी को उफ तक नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो शायद डेस्टिनी, आपने बोला यहाँ हर चीज़ डेस्टिन्ड है, तो मेरा भी वही है। मैं बोलता हूँ मेरा पूरा करियर, लिटरेरी करियर, वो सेरेंडिपिटी एक वर्ड है इंग्लिश का, संयोग, बहुत अच्छा संयोग, इसी तरह शुरू हुआ। तो उसके दौरान मैसूर का जो रिसर्च कर रहा था, उसके दौरान अगेन बाई संयोग मुझे वहाँ पैलेस आर्काइव में एक छोटा सा 10 पन्ने का एक फाइल मिला जिसमें लिखा था गौहर जान, कलकत्ते की गौहर जान। तो वो इस देश की सबसे पहली महिला और सबसे पहली कलाकार थी जिन्होंने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था ग्रामोफोन पे कमर्शियली, तो 1902 में। और एक और अच्छी बात आपको सुन के अच्छा लगेगा कि जब रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वो विदेश से आया था, लंदन से 1902 में, तो पूरे देश में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में पुरुषों ने उसमें कोई भाग नहीं लिया था। पूरे देश में सिर्फ महिलाओं ने इसका बागडोर संभाला और ऑलमोस्ट 15 साल तक जो रिकॉर्ड आए ज़्यादातर वो महिलाओं का था। अच्छा। तो उसमें जो अग्रणी भूमिका जिसने निभाई वो गौहर जान थी। ये भी आपकी किताब है, गौहर जान? हाँ, गौहर जान पे। और वो मैसूर में वो अपने समय की बहुत ही मशहूर गायिका, पेज 3 सेलिब्रिटी कह लीजिए उस जमाने का। वो इतनी शोहरत, इतना धन दौलत, ऐशो आराम, घोड़ा गाड़ी, सब कुछ उसके पास था। और उसके जो फोटोज थे वो ऑस्ट्रिया में बने मैच बॉक्स पे उसके फोटो आते थे। तो आप सोचिए उस ज़माने में जहाँ मीडिया और इंटरनेट ये सब नहीं था जो इंटरव्यू करके पूछे, उस समय में कलकत्ता में बैठी एक तवाइफ, उसका फ़ोटो अगर वहाँ पे ऑस्ट्रिया में वो प्रचार हो तो टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है किसी भी चीज़ को प्रसारित करने में। और ये बाद में
वो तवाइफ थी तो बहुत सारे ऐसे, अभी तो हीरा मंडी सब लोगों ने देखी होगी, तो बहुत सारे ऐसे मर्दों से उनका प्रेम हो गया जिन्होंने इनको लूट लिया, सारा उनका धन दौलत केवल धन के लिए उनके पास आए और वो ऑलमोस्ट बेगरी की तरफ वो चली गई बेचारी। और तब मैसूर के महाराजा ने उनको आश्रय दिया था मैसूर में, तो सुदूर कलकत्ता से वो मैसूर आई और वहीं उनका निधन भी हुआ 1930 में। अच्छा। तो उसका एक छोटा सा फाइल मुझे मिला कि ये ऐसा है। और एक और अच्छी बात है कि वो पूरी तरह से इंडियन भी नहीं थी, वो आर्मीनियन थी। उनके जो नाना जी थे वो ब्रिटिश थे, उनकी माँ नानी जी हिंदू थी और उन दोनों के मिलन से जो उनकी माँ थी विक्टोरिया हेमिंग्स वो क्रिश्चियन थी। और इनके पिताजी आर्मेनियन क्रिश्चियन थे, रॉबर्ट विलियम योवर्ड। और इसका भी जब जन्म हुआ इनका नाम था एंजेलिना योवर्ड। बाद में माँ और बेटी इस्लाम को धर्मांतरित करके ये बड़ी मलका जान और गौहर जान माँ और बेटी बनते हैं बनारस में पहले, और फिर कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में राज नर्तकी और राज कोर्ट म्यूजिशियन की तौर पे वो एनलिस्ट होते हैं। तो ऐसी एक बहुत ही ये फिल्म बन सकता है इनके पूरे जीवन पे, जैसे उमराव जान पे बना या अभी जो हीरा मंडी वगैरह। तो हाईज एंड लोज ऑफ एन आर्टिस्ट। तो बाय चांस वो भी संयोग था कि इनका जिक्र वहाँ देखा तो पता नहीं क्या जुनून चढ़ गया कि इनकी कहानी लोगों को बतानी चाहिए, कि सो फुल ऑफ सो मच ऑफ सस्पेंस एंड सो मच ऑफ रोमांस। पर कैसे करें मुझे पता नहीं था कि क्योंकि ये तो 1930 में मर गई थी और तवाइफ थी, तो उनका कोई लीगल एयर्स नहीं थे, कोई आगे पीछे नहीं, कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं। तो इंग्लिश में कहावत है ना, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। तो ऐसे था कि इनको ढूंढते ढूंढते मैंने जीवन के अगले 4-5 साल खपाए उसमें। हाँ, आजमगढ़ जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर बनारस, दरभंगा, रामपुर, कलकत्ता जहाँ ये रही, फिर मुंबई में इनका एक प्रेमी रहता था अमृत केशव नायक, तो मुंबई, चेन्नई, मैसूर जहाँ निधन हुआ, फिर बर्लिन, लंदन, पूरे दुनिया में इनको खोज निकाल के फिर उनके बारे में मेरा दूसरी किताब आई, माई नेम इज़ गौहर जान, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन। वो अपने रिकॉर्डिंग्स के एंड में अनाउंस करती थी, माई नेम इज़ गौहर जान। तो उनकी कहानी मेरे कलम के द्वारा लिखी जा रही थी, तो इसीलिए उसका शीर्षक भी वही हुआ। और उस किताब ने मेरी जीवन की धारा ही बदल दी। मुझे प्रेरणा दी कि मैं एक PhD करूं हिस्ट्री पे ही, और अपना जो बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब जिसमें मैं खपता रहता था उसको छोड़ के मैं इतिहास लेखन और राइटिंग को अपना फुल टाइम करियर बना सकूं। तो मुझे लगता है आपके मैसूर घराने का बहुत बड़ा योगदान है आपकी राइटिंग में। संजय खान जी को भी शत शत प्रणाम। अगर उन्होंने वाडियार परिवार को अच्छे से दिखा दिया था तो ये आपके सामने आज बैठा नहीं होता, सिटी बैंक में कहीं पे P&L स्टेटमेंट बनाता दिखता। टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गौहर जान की तरफ आए आप। बिल्कुल। गौहर जान मतलब रिसर्च करना इज अ बिग थिंग। मुझे लगता है कि मैसूर घराने से निकल कर आपको अगर वो पेज वहाँ नहीं मिलते, नहीं भी मिल सकते थे। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे संयोग हैं हमारी जिंदगी। हाँ, वही सेरेंडिपिटी है। हर पड़ाव पे जो हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, वो कभी होता नहीं है। जो अकस्मात अपने आप हो जाता है, वो बेटर होता है। वो बेटर होता है। हम बहुत प्लान्स करते हैं अपने लिए। या सरप्राइजेस ब्रिंग मोर हैप्पीनेस, एक्सपेक्टेशंस विल लीड टू लॉट ऑफ सॉरो। यस टोटली। अच्छा, आपने ना वडियार की बात करी, मैसूर घराने की बात करी, तो मेरा मैं भी कंटेंट पर्सन हूँ, तो मैंने कुछ लिखा था, कुछ पढ़ा था इनके बारे में कि इन पे कोई एक श्राप चल रहा है। लाइक इट्स बीन 500 years, कुछ 500 साल से कोई ये घराना, एक राजघराना श्राप से चलता आ रहा है। तो ऐसा कुछ है या सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है? क्योंकि आपने रिसर्च किया, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क। यस, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये एक किंवदंती है, ओरल हिस्ट्री है जो चलते आ रहा है, और लोगों की आस्था और राज परिवार की आस्था खासकर उसमें बहुत है। मैंने बहरहाल वो अपने किताब में उसका खंडन किया, के वजह से राज परिवार उतना खुश नहीं था उसके बारे में। पर क्या करें, हम साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो हर चीज़ को थोड़ा रैशनली देखने का एक इनबिल्ट एटीट्यूड आ जाता है। तो कहानी ये थी कि जो वाडियार परिवार था वो पहले विजयनगर साम्राज्य किस अंदर आता था, उनके फ्यूडेटरीज, मतलब उनके डिपेंडेंट था। तो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन
हुआ तल्लीकोटा के युद्ध में, उसके बाद उसके अंडर जो जो छोटे छोटे रियासतें थी वो सब उससे विलीन होते रह गए और अपनी स्वतंत्रता उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली। उसमें मैसूर का राजवंश भी था। तो उसका एक राजा 1610 में 1610 में अपना खुद का एक स्वतंत्र ऑटोनमस किंगडम स्थापित करता है। उनका नाम है राज वडियार। तो उस समय का जो विजयनगर का जो लोकल गवर्नर थे उनके पीछे ये पड़ जाता है कि आप अपना सारा धन मुझे दो, मैं अब स्वतंत्र राजा हूँ वगैरह। तो वो तो मर जाता है वो गवर्नर, पर उनकी 2 पत्नियां होती हैं और उसमें एक पत्नी अलमेलम्मा, तो उनके पीछे ये राज वडियार पड़ जाते हैं। और वो बहुत सुंदर आभूषण पहनती थी। तो इन्होंने कहा कि आपका राज्य भी चला गया है, आपके सारे आभूषण मुझे आपको देना है। तो इन्होंने मना कर दिया। तो इनको भी गुस्सा आ गया, वो एरोगेंस था कि हमने आपका हर चीज़, आपका धन दौलत शोहरत सब अब मेरा है, मुझे लौटा दीजिए। तो वो रानी अलमेलम्मा ने एक विचित्र ये किया कि अपने को पूरी तरह से सारे आभूषणों से सुसज्जित करके, पूरा सुहाग का जोड़ा वगैरह पहन के वो कावेरी में कूद के उन्होंने कर ली। और करते वक्त उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस जगह से मैं कूदी हूँ उसका नाम तलकाड़ है, तलकाड़ पूरी तरह से आज से रेत और बालू से ढक जाए, और जिस जगह से मैं कूदी हूँ वहाँ एक व्हर्लपूल बन जाए, ताकि लोगों को मेरे साथ जो हुआ वो याद रहे। और फिर आज के दिन से मैसूर का राजवंश निर्वंश हो जाए, उनको बच्चे ना हो। तो ऐसा करके वो मर जाती हैं। बाद में राज वडियार को जब पता चलता है तो वो बहुत रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप होता है। वो रानी का एक पुतला भी बना के उसको पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो आस्था आ जाती है बीच में कि रानी खुश हो गई उसकी पूजा से, उनकी आत्मा, और उन्होंने थोड़ा कंसोलेशन दे दिया कि पूरी तरह से निर्वंश ना हो, ऑल्टरनेट जनरेशंस, उसका क्या फायदा मुझे मत पूछिए, पर आस्था का वही है कि ऐसा लोग बोलते हैं, ऑल्टरनेट। तो इनका एक क्रिस क्रॉस जीनियोलॉजी तब से चलने लगा, ऐसा लोग कहते हैं उनके परिवार के लोग। तो मैं अगर राजा हूँ, मेरे खुद का बायोलॉजिकल सन होता है, उस बायोलॉजिकल सन का फिर से एक बेटा नहीं होगा, तो उसको गोद लेना पड़ेगा किसी और, अपने राज परिवार से किसी और। अडॉप्टेड सन का बच्चा हो सकता है, पर जो बायोलॉजिकल सन है उसका बच्चा नहीं होगा। ऐसा ही चलता आ रहा है। पर इसके भी बहुत सारे, मैंने इसका खंडन किया कि ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तब से 1610 से 1947 इनफैक्ट अब तक, अभी जो राजा बने हैं वहाँ पे नॉमिनल, जो अभी मैसूर के एमपी भी हैं बीजेपी से, यदुवीर कृष्णदत्त वडियार, तो वो भी गोद लिए हुए हैं। तो उनके पिता जो है वो बायोलॉजिकल बेटे थे, जो लास्ट महाराजा के थे, पर वो चलता आ रहा है। पर ये तब हुआ जब हैदर और टीपू के वक्त, जो मैंने बोला ना, जो उन्होंने हड़प ली राज्य, तो उस वक्त एक भी जो बच्चा है वो हैदर पहले तो बच्चों को सिंहासन पे डाल देता था, क्योंकि ताकि पूरा राज्य भार वो संभाल सके। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो, उसके खुद के बेटे होने की आयु को आए, तो उसको बाय स्टेल्थ जहर देके उसको मार दिया जाता था। तो बच्चे उसके हुए ही नहीं, तो ऑब्वियसली गोद लेना पड़ता है अपने किसी और लार्जर परिवार से। तो तब से ये प्रथा शुरू हुई। उसको सब लोगों ने ये सब कहानी, कथा, किंवदंती ये सब डाल के आस्था को भी उसमें जोड़ दिया। आज भी मैसूर में 10 दिन का जो दशहरा बहुत फेमस होता है, वहाँ माँ चामुंडेश्वरी की मूर्ति और वो सब प्रोसेशन, तो उसमें भी ये अलमेलम्मा की मूर्ति जो 1610 में उन्होंने बनाया था उसको रखा जाता है। राजा आज भी उसकी पूजा करते हैं, और सारे जो पुजारी हैं वो अपने मुंह ढक के उसका पूजा करते हैं, क्योंकि उनको इतना शर्म है। जो कांड तब घटा, तो उसके प्रति शर्म रखते हुए वो मुंह ढक के उनकी पूजा करते हैं। तो ये आस्था और रैशनल थिंकिंग, उसमें बहुत एक ऑलवेज एक अपोजिशन होता है। तो पर एक मॉडर्न हिस्टोरियन को ये सारी चीज़ें बतानी तो चाहिए, पर उसको रैशनलाइज भी करना है कि ऐसा, इसके पीछे क्या राज हो सकता है। रिसर्च किया तो आपको समझ आया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। और तलकाड़ का भी जो, वो अभी भी आप देखें, तलकाड़ अगर जाएं कर्नाटका में, तो वो
कावेरी के तट पे बसा हुआ एक गांव, वो पूरी तरह अभी भी रेत और बालू से ढका हुआ है। और उसका भी ज्योग्राफिक 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को भी पता है कि उस जगह पे कावेरी नदी जो है वो बहुत शार्प एक बेंड लेती है वो नदी। तो जब नदी ऐसे बेंड होता है तो एक तरफ वो ओवरफ्लो होगा, दूसरा जो तट है वो एक्सपोज होने की वजह से बहुत सारा रेत और बालू उस पे आ जाएंगे। तो ये 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी से इसका खंडन किया जा सकता है। पर वही चीज़ है कि जहाँ विश्वास होगा, आस्था होगी, वहाँ पे साइंस इतना आई थिंक वर्क नहीं कर पाएगी। ये बोल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वहाँ के लोग, वहाँ हर 12 साल में एक उत्सव मेला वगैरह होता है, तो उसमें आज भी अगर आप जाएं तो एक फीमेल आवाज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ बजाते रहते हैं, जो ये श्राप वाली, वो रोते रोते बिलकते हुए, वो 3 लाइन का कर्स है कन्नड़ा में, तलकाडु मरलागी मालिंगी मड़ुआगी मैसूरू महाराजरिगे मक्कड़ा गदिरली। तो ऐसे रोते हुए बिलकते हुए एक औरत की आवाज़ आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने आई थिंक दे आर कैरिंग इट। कुछ को लगता है थोड़ा फैंटेसी और फेम के लिए भी आई थिंक कैरी तो नहीं करा। हाँ, ऐसा करा जैसे कि हमें लाइमलाइट में रहना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। सबको हम इंडियंस के लिए हर चीज में थोड़ा ड्रामा ढूंढना थोड़ा चाहिए। पर यही है, इसको पूरी तरह से इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग उसमें विश्वास रखते हैं। और एक मॉडर्न हिस्टोरियन होने के नाते उसका दोनों पक्ष रखना ज़रूरत है और मेरी जिम्मेदारी भी है। यस ऑफ कोर्स। तो ऐसा और भी कहीं आपको लगा कि कुछ ये वाला ऐसा कुछ और भी कैरी हो रहा है या कहीं, क्योंकि बहुत हिस्ट्री तो भरा हुआ है श्राप, और आई थिंक श्राप से ज्यादा भरा हुआ है। थोड़ा पॉजिटिव सेंस तो कम दिखता है कि कुछ पॉजिटिव कुछ मिल रहा है, श्रापों से तो भरी हुई है हमारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस, कुछ बहुत मिलते हैं हमें ऐसे स्टोरी सुनने को। तो आपके सामने कभी ऐसा कोई रिसर्च करते हुए कुछ ऐसा आया जो आप शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ? श्राप वगैरह नहीं, ऐसे बहुत सारे कुछ अच्छा फैंटेसी स्टोरी जो आपको लगे कि शेयर करनी चाहिए हमारे व्यूअर्स के साथ। नहीं, ये मेरी एक किताब आई थी, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। इसमें मैंने 15 ऐसे अनसंग हीरोज और हीरोइंस जो लोगों को शायद उनके नाम भी पता नहीं होंगे। आप खुद बताइए, आपको ललितादित्य मुक्तपीड़ा, कश्मीर के करकोटा राजवंश के बारे में सुना था? ललिता नहीं, वो तो सबसे गलत इंसान है तो ये क्वेश्चंस तो आप भी वहाँ नील डाउन ही कर रही थी शायद मेरे बगल में। डेफिनेटली। हाँ, तो रानी नाइकी देवी गुजरात की, रानी अब्बक्का उल्लाल की, मार्तांड वर्मा केरल के, लचित बरफुकान आसाम के अहोम राजवंश के सेनापति, बंदा सिंह बहादुर, दिल्ली में एक बंदा सिंह बहादुर ब्रिज भी है, पर वो बंदा सिंह बहादुर कौन थे शायद लोगों को पता नहीं होगा। तो ऐसे 15 लोगों को मैंने चुना देश के विभिन्न भागों में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दिल्ली केंद्रित इतना हो जाता है हमारा इतिहास, कि इतना विशाल देश जहाँ इतना सारा डाइवर्सिटी है। तो भारत का इतिहास अगर हम बोलें तो देश के हर कोने की कहानियाँ, हर कोने से जो हीरोज़ और हीरोइंस आते हैं, विमेन जिनका हिस्ट्री में कोई स्थान ही नहीं है, हिस्ट्री बिकम्स हिज स्टोरी, बहुत ही मेल सेंट्रिक, क्योंकि द विक्टर ऑलवेज राइट्स हिस्ट्री। तो पुरुष प्रधान एक समाज में, तो उसमें रानियों का क्या रोल रहा, तो उन सारे चीज़ों को केंद्रित करते हुए 15 में से 8 पुरुष थे और 7 महिलाएं थी उसमें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, जैसे रानी नाइकी देवी गुजरात की एक रानी, जिन्होंने 1178 में मोहम्मद घोरी की सेना को हरा दिया था। वही घोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया बैटल ऑफ तरेन में। उससे पहले ऑलमोस्ट 13 इयर्स बिफोर दैट इन्होंने बैटल ऑफ कसरहाड़ा नाम के एक युद्ध में मोहम्मद घोरी को इतने बुरी तरह से पछाड़ दिया कि उनको इतनी लज्जा हुई, शर्म हुआ उनको, कि एक महिला के हाथों उनको लगा कि ये तो बहुत आसानी से इसको गुजरात पे कब्जा कर सकते हैं क्योंकि महिला है, पर उन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखा कि उनको पछाड़ दिया, वो एक अपनी कहानी थी जो किसी को पता नहीं है। अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये स्टोरी क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, और ललितादित्य मुक्तपीड़ा जो उस समय दूसरे समुद्रगुप्त के नाम से उनको जाना जाता था, कि जब अरब आक्रमण हुआ भारत पे 8वीं शताब्दी में, मोहम्मद बिन कासिम आके जो सिंध पे कब्जा करते हैं, उसके बाद आप देखिए कि पहला जो इस्लामिक सल्तनत भारत में स्थापित हुआ
उसमें 500 साल लगे। दिल्ली सल्तनत जो 1206 में स्थापित हुआ, तो उस अंतराल में 500 साल तक हमारे देश के लोकल राजाज ने अरबों को पछाड़ते रहे, वो उनको धकेलते रहे। सिंध को छोड़ के वो पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए। और तर्क्स भी जो आए, गजनी, मोहम्मद गजनी हो, घोरी हो, उनको कभी कभी शिकस्त झेलनी पड़ती थी, कभी कभी विजय श्री भी मिलता था, पर ज़्यादातर हमने देश को स्वतंत्र रखा उन 500 सालों में। तो वो शौर्य गाथाएं जो हैं वो हमें कभी बताया नहीं जाता। हमारी इतिहास की किताब, शायद इसीलिए हमारे हिस्ट्री बुक्स इतने नीरस होते हैं, क्योंकि उसमें यही आप देख लीजिए, श्रेणी में एक के बाद एक युद्ध जो हम हारे हैं, एक सभ्यता के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, अरब इन्वेजन हो, उसके बाद गजनी, घोरी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तरेन, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, हर चीज़ में एक ही कॉमन सूत्र है कि भारत और भारतीय हारते रहे। तो हमारे जो ब्रिटिश इतिहासकार और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो इतिहासकार आए, उन्होंने यही हमें समझाया कि वी आर ए नेशन ऑफ लूजर्स। वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। हर जगह से लोग आक्रमण करते रहे और हम अपने घुटने टेकते रहे, उनके सामने नतमस्तक होके परास्त हम होते रहे। तो ये सही नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैंने ऑलरेडी दिया कि 500 साल तक हम इनको धकेलते रहे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे, बप्पा रावल मेवाड़ के राजा, फिर यशोवर्मन कन्नौज के राजा, विक्रमादित्य जो चालुक्य राजा थे, तो ऐसे दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट राजा थे। तो ये सारे लोग ऐसे गठबंधन करके इनको धकेलते रहे। तो उसमें कश्मीर का जो राजा ललितादित्य था, तो उसका बहुत प्रामुख्य था। तो वो कश्मीर को इस पूरे देश के सांस्कृतिक और बौद्धिक जो मूल केंद्र है, उस तरह उन्होंने उसको परिवर्तित किया। देश के सारे जो विद्वान थे, गुणी लोग थे, वो कश्मीर में उनको आश्रय मिलने लगा। कश्मीर शैविज़म, जो तंत्रा है, विज्ञान भैरव तंत्रा, और ये सारे चीज़ कश्मीर से क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीर हमारे देश का इतना अविभाज्य और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कैपिटल था। इसलिए जब आदि शंकराचार्य भी अपने सारे 4 मठों का स्थापना करते हैं, उसके बाद सर्वज्ञ पीठ, सब कुछ जानने वाला पीठ, वो कश्मीर में होता है। और वहाँ देवी शारदा पूजी जाती हैं, और वहाँ का स्क्रिप्ट का नाम भी शारदा है। तो ज्ञान का भंडार और ज्ञान का केंद्र। तो आज जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर हमारे देश का अंग है ही नहीं वगैरह, वो हमारे देश का मुकुट मणि था और ज्ञान का एक स्रोत था। तो उसके बारे में भी जिक्र है। और दक्षिण में एक और रानी रुद्रमा देवी वरंगल की थी। ये सुना हुआ लग रहा है, रुद्रमा देवी पे एक तेलुगु में फिल्म भी शायद बना था शायद। तो उनका भी बहुत रोचक एक कहानी है कि उनके जो पिता थे, काकतीय राजवंश की थी ये, गणपति देवा, तो उनके बेटे नहीं थे। तो ये जब रुद्रमा देवी पैदा हुई, तो सब लोगों को बताया गया कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, और इनको कहीं छुपा के उनको अस्त्र और शस्त्र का ट्रेनिंग चोरी छुपे उनको दिए जाने लगा 12 साल तक। जब वो 12-13 हो गई, और फिर सबको झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि दिखने लगता है कि ये महिला हैं, तो तब उनको लेके आए उनके पिता, और एक पुत्रिका याग करके उन्होंने बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो आज भी जो लोग बोलते हैं कि पेट्रियार्की बहुत है, तो ऐसे भी कहानियां हैं जिसमें खुद एक पिता ने अपनी बेटी को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देके उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। और रुद्रमा देवी पूरा अपना जीवन काल 80 साल तक रही। 80 साल में वो सबसे लड़ाई करती रही, सबको 80 साल की आयु में वो बैटलफील्ड पे उनका निधन हो जाता है। तो उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और फिर लचित बरफुकान, तो जैसे वाडियार राजवंश 600 साल तक राज किए, ऐसे ही अहोम जो असम के थे, तो वो भी 600 साल तक उनका राज हुआ। और अहोम, उसका नाम ही है असम, मतलब जो जिनको जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल। और असमी भाषा में स नहीं होता तो ह हो जाता है, अहोमिया। तो अहोम्स हो गए वो असम, जिनको परास्त नहीं किया जाता। तो वो जो जगह थी, वो हमेशा जो भी तुर्क आए, अफगान आए, मुग़ल आए,
सबको वो परास्त करते ही रहे। एक राजा पृथु नाम के भी एक थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी को हरा दिया था। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को जलाया। फिर अहोम के टाइम पे औरंगज़ेब ने कब्जा करने की कोशिश की और सक्सेस भी उनको मिला। लगभग 30-40 साल तक कामरूप, उस जगह का नाम कामरूप था, तो उसको थोड़ा भाग वो कैप्चर किए थे औरंगज़ेब। तो ये जो अहोम राजवंश है बहुत सारे सालों तक वो औरंगज़ेब ने जो कैप्चर किया उसको स्वतंत्र कराने के लिए बहुत उन्होंने बीड़ा उठाया। और उसका एक सेनापति जो था अहोम राजा का वो था लचित बरफुकान। और ये मैनेजमेंट स्कूल्स में सबको पढ़ाना चाहिए ये कहानी कि किस तरह जो अंडरडॉग जो बोलते हैं, जो लेसर इम्पॉर्टेंट और लेसर पावरफुल है, एक भारत की सबसे विशाल सेना जो औरंगज़ेब ने भेजा असम को, इन सबको इनका दमन करके उसको कैप्चर करने के लिए फिर से उसको इन्होंने हरा दिया। सबसे बड़ी सेना को एक छोटे से एक सेना ने, डेविड एंड गोलायत का जो हम सुनते हैं, ये वही एक युद्ध है, बैटल ऑफ सराय घाट। तो ये 1671 में होता है और औरंगज़ेब की इतनी विशाल सेना को एक छोटे लचित बरफुकान की आर्मी ने हरा के उनको वापस भेज दिया। और तब औरंगज़ेब भी उसके बाद असम की तरफ आंख उठा के उन्होंने नहीं देखा। तो ऐसे बहुत सारे लोग, केरल के एक मार्तांड वर्मा नाम के एक राजा थे जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था बैटल ऑफ कोलाचल नाम के एक युद्ध में। उसके बाद डच कंपनी का उनका भी कॉलोनियल डिज़ाइन ही था जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच वगैरह का था, और वो केरल के कोस्ट में वो पेपर हो और स्पाइसेस का ट्रेड करते करते पूरा अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो उनको मार्तांड वर्मा ने हराया, नहीं तो शायद ब्रिटिश के जगह डच हम पे शासन कर रहे होते। तो इनके एक शौर्य की वजह से उनका वो परास्त हुए। तो मार्तांड वर्मा का तो हर जगह पे एक स्टैचू बना के हमको उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और शायद केरला में भी किसी को, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मार्तांड वर्मा कौन है। तो ये है अभिशाप हमारे इतिहास के लेखन और पठन में। और मैं जिस राज्य से आता हूँ कर्नाटका में, एक रानी अब्बक्का नाम की, एक्चुअली वो एक नहीं 4 रानियाँ थी जिनके सारे के नाम अब्बक्का अब्बक्का ही थी। तो कन्नड़ा में इनको अब्बक्का देवी यरू प्लूरल में कहा जाता है। तो उन चारों ने अलग अलग कालखंड में पोर्चुगीज़ सेना को हरा दिया था। इतना कि एक बार और अगेन जो रूडिमेंट्री एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी है वहाँ, नारियल बहुत मिलता है जो कोस्टल एरिया में और दक्षिण भारत में। तो नारियल को कुरेद के उसके अंदर बारूद डाल के पोर्चुगीज़ नौसेना जो वहाँ खड़ी थी उस पर रातों रात इनके सारे सैनिकों ने उस पर आग लगा के उन पे डाल दिया। उनकी पूरी नौसेना जल के उनका कैप्टन भी उसमें जल के मर जाता है। तो इस तरह उन्होंने अपने छोटे से एक साम्राज्य जो था उनका उल्लाल, उस साम्राज्य को उन्होंने स्वतंत्र रखा। तो ऐसे बहुत सारे एज आई सेड अनसंग हीरोज और हीरोइंस। दिल्ली में बंदा सिंह बहादुर जो पुल है वो, उसमें हमेशा ट्रैफिक जैम होता है। मैं भी ट्रैफिक में फंस के आया उसमें, बहुत बड़ा पुल है हमेशा ट्रैफिक। तो बंदा सिंह बहादुर कौन थे ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। वो 10वें गुरु के शिष्य थे। वो पहले एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। वो एक सन्यासी बन जाते हैं, एक तांत्रिक बन के। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक ये वो सब सीख लिया था। तो गुरु से जब उनका संपर्क होता है तो उसके बाद वो उनके बंदा बन जाते हैं। तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर, और क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह के जो बच्चे थे उनको मार दिया गया था, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब और अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया था। वो भी बस सामान्य सिखों को सब जुटा के, कि रंजीत सिंह से पहले, महाराजा रंजीत सिंह से पहले ऑलमोस्ट 70 साल पहले उन्होंने देश का पहला सिख साम्राज्य स्थापित किया उस जगह पे। मुगलों से इंडिपेंडेंस लेके औरंगज़ेब के तुरंत बाद, पर उनको पकड़ लिया जाता है बंदा सिंह बहादुर को, और दिल्ली के सड़कों में उन पे जितने अत्याचार होता है, उनके सामने उनके बेटे की हत्या करके उसके कलेजे को उनके हाथ में दिया जाता है, इनके खुद के हर शरीर का हर अंग काट दिया जाता है, उनके आँखों को कुरेद के। उस तरह से बंदा सिंह बहादुर जी का
अंत होता है। यहीं दिल्ली के शहर में सब लोग देख रहे हैं जैसे एक जुलूस जा रहा हो, और इतने सारे सिखों का कत्लेआम उस वक्त होता है जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सिख साम्राज्य की स्थापना में। तो ऐसे जो गौरव गाथाएं हैं, जो शौर्य की गाथाएं हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ जिंगोइज्म से मेरा भारत महान, हमारे इन द पास्ट सब कुछ अच्छा था, हमें ये पता था, हमें सब कुछ पता था, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुरीतियाँ भी थीं। तो हम अपने इतिहास को जब पढ़ते हैं सिर्फ कुरीतियों पे और जो नेगेटिव्स हैं उसी पे फोकस करते रहते हैं। इतिहास एक ऐसा माध्यम है जो हमें ये भी एक मीडियम देता है कि हम अपने पिछले जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उसको न दोबारा उसको रिपीट करें। हाँ, और अपने गलतियों से कुछ सीखें, सबक सीखें। उसके साथ साथ जो जेन्युइन रीजंस हैं एक प्राउड होने की, हम इंडियन होने के लिए, भारतीय होने के लिए क्यों हमें गर्व है, ये शौर्य गाथाएं भी हमको सिखानी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने 5000 6000 साल में क्या क्या अचीव किया, किस तरह अलग अलग क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में हो या फिर ऐसे शौर्य में भी हम बाद में हम दब गए विदेशी ताकतों के हाथों, वो अलग बात है। पर हमने काफ़ी शताब्दियों तक बहुत सारे लोगों को हराया भी। तो दोनों का एक बैलेंस्ड पिक्चर हमको देना चाहिए। मुझे लगता है इंडियंस को ना प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा ना, जब तक खुद मतलब एक अपने आप को ना थोड़ा सा कम समझने की, नीचा समझने की, ये हमारे अंदर इनबिल्ट प्रॉब्लम है। ये हम बहुत खुशी से बोलेंगे कि अपनी ही रीतियों का मजाक उड़ाएंगे। हाँ, खुद ही करते हैं हम लोग। जबकि हमारे इतना ग्लोरियस पास्ट रहा है, हमारी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस रही है, उस पर प्राउड करने की जगह हम ऐसे थे, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, हम खुद को ही यहाँ सांप पालते थे, यहाँ तो जाल डोना करते थे। बिल्कुल। अपनी कंट्री को लेकर ही हम लोग थोड़ा सा वैसे। तो ये सब यही है, इतिहास को ठीक तरह से न जानने का ही कारण है कि हम जो जेन्युइन प्राइड है, जैसा मैंने कहा, बहुत हर चीज़ अच्छा है, हमें तो सब एरोप्लेन्स उड़ाते थे, ये एक और चीज़ है। पर जो जेन्युइन रीजंस हैं खुद पे नाज करने की, तो वो हमें पता होना चाहिए और उस पर थोड़ा प्राउड होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी का थोड़ा ट्रेंड जो मुझे लग रहा है ना, वो ये भी हो रहा है कि साउथ इंडिया में, जैसे अगर मैं मूवीज की भी बात करूं, ठीक है, जैसे बॉलीवुड और साउथ की, तो यहाँ पे थोड़ा अपना कल्चर को दिखाना स्टार्ट करा है। किसमें? साउथ इंडिया सिनेमा में थोड़ा मैं इसके लिए भी कहूँगी, प्रेस करूंगी कि साउथ इंडिया साइड में जो मूवीज बन रही हैं, वहाँ का जो कल्चर है जो हम नहीं जानते, लाइक अगर 2-3 मूवीज मैंने खुद, कांतारा हो गई, ये बिल्कुल रीजनल चीजें हैं जो लोगों को पसंद भी आ रही हैं। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है आपके माइंडसेट में कि ये चीजें हैं, बिल्कुल होती हैं। और उसका भी तमन्ना जी एक ऐतिहासिक कारण शायद है, क्योंकि दक्षिण भारत जो था वो आक्रमणों से थोड़ा शील्डेड रहा। जो विंध्य पर्वत थे उसके आगे आके लोग आक्रमण नहीं उतना कर पाए, 1-2 इंस्टेंसेस को छोड़ के। तो इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में जो मूल वैदिक सनातन संस्कृति हो, मंदिर जो हो, 1000 साल की वो बृहदीश्वरा मंदिर जो तंजावुर में है, इतना बड़ा सा विशाल गोपुरम, श्रीरंगम का बहुत ही विशाल, शायद एशिया का सबसे बड़ा या ऐसा कुछ उसका है उपाधि, कि जो मंदिर परिसर है वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि आक्रमण नहीं हुए। परंतु उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, राजस्थान को छोड़ के वहाँ राजपूत थे, तो उन्होंने धर्म और सनातन की प्रतिरक्षा की। परंतु उत्तर भारत और पंजाब और पाकिस्तान का जो हिस्सा है और उत्तर प्रदेश वगैरह, उसमें इतने आक्रमण हुए बंगाल में कि यहाँ दिल्ली में भी शायद बहुत पुराना करके कोई हिंदू मंदिर आपको दिखेगा नहीं। आपको कुतुब मीनार दिखेगा, आपको बाकी सब मुगलों के जो टोम्स हैं वो दिखेंगे, पर पुरातन हिंदू मंदिर सारे ध्वस्त यहाँ पे हो गए हैं। तो ये एक बुरी बात है। तो उत्तर भारत को उतना हमें दोष भी नहीं देना चाहिए कि इनको कल्चर का पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वहाँ से लेके जो देश का विभाजन हुआ, जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत है, बंगाल का विभाजन हो या पंजाब में जो पार्टीशन हुआ, उसमें जितना सफरिंग यहाँ के लोगों ने किया, दक्षिण भारत उससे कंपैरिजन में काफ़ी सुरक्षित रहा और वहाँ
संस्कृति हो, पूजा पद्धति हो, नृत्य, संगीत, सब पनपते रहे और जो पहला ओरिजिनल मूल में ज़्यादातर हद तक वो अपने आप को सुरक्षित करके रख पाए। हाँ, यहाँ नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट थोड़ा में डाइल्यूट हो गया है सब कुछ। उसका ऐतिहासिक कारण है, उनको दोष नहीं दे सकते कि इनको संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग वही इन जोक दे से कि यहाँ पे द ओनली कल्चर इज एग्रीकल्चर, सो तो विच इज रॉन्ग, आई फील। यस ऑफ कोर्स। हाँ, बट लेकिन दिल्ली और यहाँ का नॉर्थ अगर मैं कहूँ तो यहाँ का ऑफ कोर्स इतना वो नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे लोग। इवन आज के टाइम पे भी अगर मैं किसी टेम्पल फेमस चाहूँ तो वहाँ पे भी साउथ इंडियन ज़्यादा दिखते हैं rather than कि अपने वहाँ के लोग दिखे या नॉर्थ के दिखे। साउथ के लोग आपको हर बड़े टेम्पल में ज़्यादा दिखते हैं। और आज भी शायद दक्षिण भारत के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, थोड़ा भरतनाट्यम, थोड़ा वो सब कुचिपुड़ी, जो क्लासिकल डांसर्स हैं, वो सारे लोग आर्टिस्ट नहीं बनेंगे पर थोड़ा एटलीस्ट एक्सपोजर, इंटरेस्ट, एक्सपोजर, सुनने की का रिवाज। शायद दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल जो है चेन्नई में आज भी हो रहा है 100 साल से, जो चेन्नई म्यूजिक सीजन जो दिसंबर में आता है। एक महीने में लगभग 2000-3000 कॉन्सर्ट्स पूरे शहर में, तो वो पनपता है विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प, वो सिर्फ बाय पब्लिक सपोर्ट। तो वो कल्चर आज भी वहाँ पे बरकरार है। राइट, होना भी चाहिए, आई गेस बरकरार रहना भी चाहिए और मैं चाहूँगी कि बहुत कोने कोने तक पहुँचना भी चाहिए वो कल्चर। बिल्कुल। ठीक है, आपकी एक और किताब थी है जो इसी साल लॉन्च हुई है, द वेटिंग फॉर द शिवा। ठीक है, वेटिंग फॉर द शिवा। ये किताब ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ और बनारस पर केंद्रित है जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि बनारस, वाराणसी, काशी, इन तीनों नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम पूरे वर्ल्ड का पहला शहर माना जाता है, सबसे पुराना पहला ये माना जाता है, और कहते हैं खुद शिवा वहाँ रहते हैं। तो जब आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस किताब लिखने के सर्वे से लेकर मैं सब कुछ जानना चाहूँगी कि कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस उस किताब को लिखने का।